नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आर्टिकल 32 के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। आज रिट्स के बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे। 5 तरीके की रिट्स इशू की जाती हैं जो हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 में 4 क्लॉज बताए गए हैं। क्लॉज 1 कहता है कि इस पार्ट यानी पार्ट 3 में यदि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना है तो बाय द वे ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स आप मूव कर सकते हो, मोशन में आ सकते हो। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है वो पीआईएल का ग्राउंड देता है। यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप खुद जो है डायरेक्टली मूव कर सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या आपके बिहाफ पर कोई भी ऐसा एनजीओ या ग्रुप जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है वो रिट को फाइल कर सकता है, पेटिशन फाइल कर सकता है और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनके लिए रेमेडी को मुहैया कराती है। 32 का क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो 32 सुप्रीम कोर्ट्स के बारे में बात करता है और 226 जो है वो हाई कोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है कि रिट्स इशू करने का पावर है। और क्लॉज 3 मैंने आपको बताया था कि बाय द पार्लियामेंट्री लॉ, यदि पार्लियामेंट लॉ बना दे तो ऐसे पावर जो क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट को मिला है, विदाउट प्रिजुडिस अफेक्टेड दिस पावर, ये किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट या अदर कोर्ट्स को मिल सकता है ये पावर। और फिर क्लास 4 मैंने आपको बताया था कि ये जो राइट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए प्रोविजन के आधार के अलावा उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और लास्ट वीडियो में मैं पीआईएल के बारे में और 30 के क्लॉज 1 के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज रिट्स के बारे में बात करूंगा। तो पहली जो रिट है वो आपकी मैंडमस है, यानी हिस्टोरिकली देखेंगे तो पहली जो रिट्स थी वो हैबियस कॉर्पस की थी। पढ़ेंगे हम परमादेश, परम धन आदेश, ये मैंडेटरी ऑर्डर्स होता है। और ये मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा फर्क बता दूं कि 32 और 226 के अंतर्गत जो रिट्स का जुरिस्डिक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी आर्टिकल 32 में आप के सिर्फ फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तभी आप मूव कर सकते हो थ्रू द पिटीशन, जबकि 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट्स में फंडामेंटल राइट एज वेल एज द लीगल राइट्स का यदि वायलेशन हुआ है तो वहां पे रिट्स इशू किया जा सकता है बाय द हाई कोर्ट्स। और मैं आपको बताया था कि लीगल राइट्स क्या होते हैं। लीगल राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो लीगल राइट्स जो किसी स्टैट्यूट के अंतर्गत, जो किसी अधिनियम या कानून के अंतर्गत या किसी संविधि के अंतर्गत आपको मिले हुए हैं, ये अधिकार आपके लीगल राइट्स कहलाते हैं। तो यदि लीगल राइट्स का भी वायलेशन हुआ है तो भी 226 में रिट्स इशू किया जा सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के पास पावर है। और फंडामेंटल राइट ओनली यदि वायलेट हुआ है तो आप 32 और 226 ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है और यहां पे हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है। लेकिन फंडामेंटल राइट एफआर प्लस सीएलआर, इनमें से या तो ये हो या तो ये हो, तो वो कहां जा सकेगा, यहां पे भी जा सकेगा। लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो, यानी सिंपल सी बात है कि 226 का जो स्कोप है ये वाइडर है, किससे, 32 से बड़ा स्कोप है।
यहां सिर्फ आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर मूव कर सकते हैं, और यहां पे फंडामेंटल राइट आर लीगल राइट्स, या लीगल राइट्स के वायलेशन पर भी वहां पे आप एक्सेस कर सकते हो। यह अंतर हम लोग देखेंगे अभी। एक सामान्य जो डिफरेंस है वो आप ये देख लीजिए कि ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है, रिट्स इशू करने का पावर। और ये 5 तरीके की रिट्स बताई गई हैं आपके यहां। पहला जो है वो मैंडमस है, हैबियस कॉर्पस है, प्रोविशन है, सर्शियोररी है एंड को वारंटो, यानी परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। ये 5 तरीके की रिट्स बताई गई। पहली जो रिट्स है वो परमादेश है, परमादेश। और परमादेश का मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के द्वारा किसी ऐसे कोर्ट या कोई ऐसे ट्रिब्यूनल या कोई ऐसी अथॉरिटी या कोई पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक अथॉरिटी या कोई पब्लिक सर्वेंट जिसके ऊपर कोई लीगल ड्यूटी इंपोज की गई है। क्या इंपोज किया गया है? लीगल ड्यूटी इंपोज किया गया है, विधिक कर्तव्य अधिरोपित किया गया है। और ऐसे विधिक कर्तव्यों का ऐसी अथॉरिटी के द्वारा, ऐसे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या ऐसे कोर्ट्स के द्वारा या ऐसे ट्रिब्यूनल्स के द्वारा उन्हें वायलेट किया गया, उन्हें ब्रीच किया गया। तो ऐसे विधिक कर्तव्य को कराने के लिए आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा मैंडमस का रिट इशू करके उनके विधिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए आदेश दिया जाता है। यानी when any legal duty is imposed over the courts, tribunals, public authority or public servants, और इनके द्वारा उन विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया है, वायलेशन किया गया है, there is a violation of or a breach of the duty which is legally imposed, जो विधिक तौर पर इनके ऊपर अधिरोपित किया। तो ऐसे कर्तव्यों को करने के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा इन्हें आदेशित किया जाता है कि वह ऐसे विधिक कर्तव्यों को पूरा करें। और ये जो पब्लिक ड्यूटीज इंपोज की गई उसे एक्सरसाइज करने के लिए इनको आदेशित किया जा रहा है। और यहां पे पर्पज क्या है? जो एरर ऑफ जस्टिस हुआ है, जो न्याय में त्रुटि है, उसको करेक्ट करना है। The purpose of issuance of the mandamus to correct the error of justice. क्योंकि यदि किसी अथॉरिटी के द्वारा यदि अपने पब्लिक ड्यूटी को ब्रीच किया जा रहा है तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति के अधिकार का क्या हुआ है? उल्लंघन हुआ है। मैं जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाता हूं तो उसमें बताता हूं राइट्स, ये जो राइट या राइट्स हैं ये कोरिलेटिव होते हैं किसके? ड्यूटी के। द होल्डर ऑफ द राइट्स जो है उसे क्या कहा जाता है? पर्सन ऑफ इनहेरेंस, पर्सन ऑफ इनहेरेंस, द होल्डर ऑफ द राइट्स, जो राइट्स को ओन करता है, जो होल्ड करता है और जिसके अगेंस्ट ये राइट रखता है उसे पर्सन ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। यानी यदि ए के पास राइट है तो यहां पे किसके ऊपर राइट रख रहा है? बी के ऊपर। तो बी की ये ड्यूटी होगी
बी की ये ड्यूटी है, किसके प्रति? टुवर्ड्स ए। ए हैज अ राइट ओवर द बी एंड बी हैज अ ड्यूटी टुवर्ड्स ए। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपके पास ड्यूटी थी और आपने ड्यूटी को ब्रीच किया, इसका मतलब यू हैव जस्ट वायलेट द राइट्स ऑफ ए। यदि इसने अपने कर्तव्य को क्या किया हुआ है? ब्रीच किया हुआ है, तो इसका मतलब किसका उल्लंघन हुआ है? ए के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यह बात समझ पाए आपकी? नहीं समझ पाए? यानी ए का राइट है बी के ऊपर, तो बी का कर्तव्य है ए के प्रति, और बी का ए के प्रति जो कर्तव्य है उसको उसने पूरा नहीं किया है। इसका मतलब उसने ए के अधिकार का क्या किया है? वायलेशन किया हुआ है। एंड अगेन दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यह बताता हूं, यूबीजस एबी रेमेडियो। इसका मतलब वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पे अधिकार है वहां पे क्या है? उपचार है। तो यदि इसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, ब्रीच ऑफ राइट्स हुआ है, तो इसे क्या मिलनी चाहिए? रेमेडी मिलनी चाहिए। और वो रेमेडी कैसे मिलेगी? बाय द वे ऑफ मैंडमस। वो कैसे दी जा रही है? यहां पे मैंडमस के थ्रू दी जाएगी। यानी यहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा मैंडमस इशू करके इनको बाध्य किया जा रहा है कि ये अपने कर्तव्यों का क्या करें? पालन करें। तभी तो इनका राइट इंश्योर होगा। इनका राइट कब मेंटेन हो पाएगा? जब ये अपने कर्तव्यों को पूरा करें। और ये जो ड्यूटी इंपोज की गई है, इट इज अ ड्यूटी विच इज इंपोज्ड बाय द लॉ, विच इज इंपोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो ड्यूटी है वो कैसी है? बाइंडिंग है। कैसी ड्यूटी है? यहां पे बाइंडिंग ड्यूटी है। इसका मतलब इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, यानी वैवेकिक कर्तव्य यहां पे नहीं है। यहां पे कैसा है? लीगल ड्यूटी है, दैट इज बाउंड बाय द लॉ। यानी डिस्क्रिशनरी है तो मैं कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं। तो जहां पे डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है वहां पे मैंडमस नहीं इशू किया जा सकता है जब तक कि ऐसा जो डिस्क्रिशनरी पावर हो मैलाफाइबली ना किया गया हो, या बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ना उसे किया गया हो। मेरी बात आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा? पहली बात तो ये जो ड्यूटी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? और कैसी होनी चाहिए? बाइंडिंग होनी चाहिए। और ये जो बाइंडिंग है, ये जो लीगल ड्यूटी या जो विधिक कर्तव्य इनके ऊपर आरोपित किए जा रहे हैं, वो किसके द्वारा किए जा रहे हैं? किसी स्टैट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, किसी लॉ के द्वारा किया गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनके ऊपर ड्यूटी इंपोज किया गया है। बोलो भैया। और ये बात जो है इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? ब्रीच किया जा रहा है। तो इनके द्वारा ड्यूटी को ब्रीच किया जा रहा है, तो इसके राइट का क्या हो रहा है? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। और फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, जिसे क्या मिलनी चाहिए? रेमेडी मिलनी चाहिए। और रेमेडी मिलेगी कैसे? थ्रू द मैंडमस। और इसकी हिंदी क्या है? परमादेश। क्या है? परमादेश। परमधन आदेश। क्या है? यही तो हुआ भैया, परम धन आदेश। हिंदी वाले हिंदी समझते रहिएगा, अपना संधि विच्छेद निकालते रहिएगा यहां पे, है ना? परम धन आदेश, इसका मतलब एब्सोल्यूट ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? एब्सोल्यूट ऑर्डर है, फॉलो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या नहीं कर सकते हो? उसे डेविएट नहीं कर सकते हो। यू आर बाउंड बाय दिस ऑर्डर। कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ये मैंडमस है। क्या है? लेकिन ये मैंडमस कब जारी होगा? मैं आपसे बताया कि जब ये बाइंडिंग होगा। ये जो ड्यूटी है इनके ऊपर कैसी होनी चाहिए? बाइंडिंग होनी चाहिए। ये ड्यूटी कैसी नहीं होनी चाहिए? डिस्क्रिशनरी नहीं होनी चाहिए। यानी डिस्क्रिशन पर नहीं बेस करना है। डिस्क्रिशन का मतलब वैवेकिक शक्ति।
यानी आपके ऊपर है, यानी आप उसे कर भी सकते हो और नहीं कर सकते हो। और यहां पे विवेक का मतलब मैं बार बार आपसे कहता हूं, इट इज नॉट ऑन द व्हीम ऑफ योर माइंड। ये आपकी सनक नहीं है, आपकी मौज नहीं है। डिस्क्रिशन का मतलब जुडिशियल डिस्क्रिशन, यानी योर डिस्क्रिशन इज ऑल्सो गाइडेड बाय द सम लॉ एंड प्रिंसिपल्स। आपका जो डिस्क्रिशन है वो किसी नॉर्म्स के द्वारा क्या हुआ है, गाइड हो रहा है। जो मन में आएगा ये नहीं, विवेक का मतलब ये नहीं होता है, कुछ उसके प्रिंसिपल्स है। इसका मतलब यहां पे डिस्क्रिशन जो है, यदि वो माइलाफाइडली यहां पे क्या किया गया, माइलाफाइड है डिस्क्रिशन आपका, या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आपने काम किया है, या बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन काम किया हुआ है, ऐसी स्थिति में अब मैंडेमस इश्यू किया जा सकता है। यहां पे दो बातें क्लियर हुई। तो ड्यूटी कैसी होनी चाहिए, ब्रीच होनी चाहिए। ड्यूटी कौन सी है, बाइंडिंग ड्यूटी है। ड्यूटी किसके द्वारा इंपोज किया जा रहा है, किसी स्टैट्यूट के द्वारा, लॉ के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये ड्यूटी कैसी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिशनरी नहीं होनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द डिस्क्रिशन के बावजूद जब ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर्स माइलाफाइडली हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, चैलेंज किया जा सकता है उस बात को। बात समझ पाए भैया? अच्छा, नहीं समझ में आई बात? आगे चलिए, मैंने आपसे क्या कहा, यहां जो ड्यूटी है, दिस ड्यूटी should not be aroused by contract। नहीं, यहां पे ये जो ड्यूटी पैदा हो रही है वो संविदा के द्वारा नहीं आनी चाहिए। किसके द्वारा नहीं आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा भी नहीं आनी चाहिए। यानी द ड्यूटी विच इज imposed by the लॉ, और संविदात्मक कर्तव्य यहां पे नहीं होनी चाहिए। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, तो यहां पे जो राइट्स और लाइबिलिटीज अराइज हो रहे हैं वो कैसे अराइज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ए ने बी के साथ क्या किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। बोलो भैया, क्या किया है यहां पे, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे मान लो कि ए जो है वो कह रहा है कि मैं 50,000 रुपए दूंगा, और बी कहता है कि मैं इतने की आपको बुक, जो भी बुक्स हैं वो क्या करूंगा, डिलीवर करूंगा। हियर द ए हैज पेड द अमाउंट, 50,000 उसने दे दिया है। तो अब इसके ऊपर राइट, इसके पास राइट आ गया किस बात का, कि वो 50,000 रुपए की बुक्स डिलीवर करे। और इसकी जो है वो ड्यूटी आ गई, ये ड्यूटी आ गई किस बात की, कि वो बुक को दे। लेकिन यहां पे जो ड्यूटी आई है वो किसके थ्रू आई है, ये जो राइट्स और लाइबिलिटी यहां पे क्रिएट हुआ है वो कैसे हुआ है, थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहां पे जो ड्यूटी आई है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं आनी चाहिए। किसके थ्रू नहीं है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ड्यूटी जो अराइज हो रही है उसके लिए मैंडेमस इश्यू नहीं किया जा सकता है। इतनी बातें समझ में आई आपको? चलिए अगेन, और आपके द्वारा उसकी पहले डिमांड की गई हो, यानी उस राइट्स को क्लेम किया गया हो और उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया हो, यानी जस्टिस की मांग की गई हो, यानी देयर वाज अ डिमांड फॉर द जस्टिस एंड द सच जस्टिस वाज डिनाइड। ऐसा न्याय जो है वो क्या किया गया हो, डिनाई किया गया हो। इट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर इशुएंस ऑफ द मैंडेमस, कि पहले उसकी मांग की गई हो और उस मांग को क्या किया गया हो, डिनाई किया गया हो। यह जरूरी है, ये बात समझ पाए? मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, थाने का बार साधक अधिकारी जो है, उसके ऊपर सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 154 के अंतर्गत, अभी यही चल रहा है ना, तो 154 में आपके यहां एफआईआर के बारे में बात किया गया है। एफआईआर टर्म यूज नहीं हुआ है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि वहां पे एफआईआर वर्ड नहीं यूज हुआ है, लेकिन एफआईआर जो लॉन्च किया जाता है वो कहां पे किया जाता है, और वहां पे बताया गया है, क्या बताया गया है, कि यहां पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन क्या करेगा, उसे रिकॉर्ड करेगा। शैल वर्ड यूज हुआ है। शैल वर्ड इसका मतलब मैंडेटरी है। कैसा वर्ड है,
मैंडेटरी है, बाइंडिंग है। यहां पे इन्हें एफआईआर को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। चलो बेटा, ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज अ पब्लिक सर्वेंट। ये क्या है आपका, पब्लिक सर्वेंट। और इनकी एक लीगल ड्यूटी ये है कि यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो इन्हें एफआईआर को क्या करना होगा, लॉन्च करना होगा। यस और नो, एफआईआर को लॉन्च करना है, करना है। तो यहां पे इनके ऊपर जो ड्यूटी इंपोज की गई है वो कैसे ड्यूटी है, यहां पे बाइंडिंग है। कैसी है, स्टैट्यूट के द्वारा आया हुआ है, लॉ के द्वारा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इस बात को क्या करता है, मैंडेटरी बनाता है। और यहां पे ऐसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा यदि उस एफआईआर को लॉन्च नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये अपनी इस लीगल ड्यूटी को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। आप गए हैं वहां पे एफआईआर लॉन्च कराने के लिए और एफआईआर को वो लॉन्च नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में यहां क्या इशू हो सकता है, मैंडेमस इशू हो सकता है। फॉर व्हाट, कि इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। बोलो, यानी जो विधिक कर्तव्य उनके ऊपर आरोपित था, जिसका उन्होंने ब्रीच किया है, उससे डिस्चार्ज करने के लिए, उसे एक्सरसाइज करने के लिए मैंडेमस इशू किया जा सकता है। यह बात समझ पाया। यानी ये जो ड्यूटी है वो कैसी है, लीगल ड्यूटी है। कैसी है, ये सेल वर्ड यूज हुआ है यहां पे, डिस्क्रिशनरी इनका पावर नहीं है, सेल वर्ड यूज हुआ है, यानी मैंडेटरी है, नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। तो यहां पे यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू लॉस द एफआईआर। और यदि आप नहीं करते हो तो यह बात पनिशेबल होती है, वो बात आप बाद में देखेंगे। ये बात समझ पाए आप। तो लीगल ड्यूटी की डिमांड की गई है, यहां पे राइट्स को जो क्लेम किया जा रहा है उसकी डिमांड की गई, और आपने क्या किया है, उसे डिनाई किया हुआ है। तो उसके लिए क्या किया जा सकेगा, मैंडेमस इशू किया जा सकेगा। बोलो बेटा। अच्छा, मैंडेमस तभी इशू किया जा सकता है जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी ना हो। इट मींस इफ यू हैव एनी अल्टरनेटिव रेमेडी, यानी कोई अनुकल्पी उपचार आपके पास उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में पहले आप उस अल्टरनेटिव रेमेडी को एग्जॉस्ट करिए, देन मैंडेमस विल बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा कि यदि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे, और लीगल राइट का वायलेशन है तो, या लीगल राइट का वायलेशन है तो आप कहां जाओगे, हाई कोर्ट्स में जाओगे। और यदि ऐसे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, मैं बार बार आपसे फिर कह रहा हूं वंस अगेन कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन यदि लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो केवल आप कहां जाएंगे, हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो यदि आपके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो मैं अलग अलग मैंडेमस नहीं पढ़ूंगा, मैंडेमस तो वही है ना जो 226 में है, वो यहां पे भी है। तो ऐसा नहीं है कि आज 32 पढ़ा रहा हूं तो 226 में फिर वही मैंडेमस पढ़ाऊंगा, तो मैंडेमस तो वही रहेगा। हाँ, तो मैं इसलिए दोनों को मिला करके यहां पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आपके पास यदि कोई अल्टरनेटिव रेमेडी है, वैकल्पिक उपचार है कि आप हाई कोर्ट्स मूव ना करें, तो ऐसी स्थिति में आप पहले उस रेमेडी को एग्जॉस्ट करिए। यह बात नहीं समझ पाए आप लोग, मैं यही समझा दे रहा हूं आपको। मैंने आपसे बताया था कि वहां पे यह बताया गया है कि 154 के क्लॉज 3 में यह बता दिया गया कि यदि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन डिनाई टू लॉस द एफआईआर, तो आप उसे कहां भेज सकते हो, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को यह बात रिपोर्ट कर सकते हो। यह क्या है, आपकी अल्टरनेटिव रेमेडी है। वो भी नहीं आपकी एफआईआर पर
ऐसी सूचना पर कोई कंसिडरेशन नहीं लेते हैं तो आप 156 क्लॉज 3 के अंतर्गत कहां पे जा सकते हो? आप मजिस्ट्रेट के सामने जा सकते हो। ये अल्टरनेटिव है। क्या है? तो ऐसा नहीं है कि यदि ऑफिसर इंचार्ज ने कुछ नहीं किया तो आप सीधे कहां पहुंच जाओगे? तो अभी आप कहां चले जाओ? एसपी महोदय के पास जाइए। ये अल्टरनेटिव रेमेडी है आपके पास। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैंडेमस इशू होने के लिए यदि आपके पास एक से अधिक और उपचार उपलब्ध है तो आप उन अनुकल्पी उपचारों का क्या कर सकते हैं? बेनिफिट ले सकते हैं। तब वो बात क्या होगी? यदि यहां से भी एक जांच हो जाए तब फिर वहां जाएं आप। यदि वहां से आपको उपचार मिल जा रहा है तो सीधे आपको हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। यह बात क्लियर हो गई आपकी? चलिए, तो मैंने आपसे क्या बताया कि कोर्ट है, कोई ट्रिब्यूनल्स है, कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कोई पब्लिक अथॉरिटी है या कोई पब्लिक सर्वेंट है या कोई अदर अथॉरिटी है, उनके अगेंस्ट मैंडेमस इशू किया जा सकता है। किसके अगेंस्ट? जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कोई ट्रिब्यूनल्स है आपकी, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, कोई पब्लिक सर्वेंट है या अदर अथॉरिटीज है। बोलो भैया, तो उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं आप? मैंडेमस इशू कर सकते हैं, मैंडेमस इशू करवा सकते हैं। एंड हियर द अदर अथॉरिटी मीन्स द अथॉरिटी विच इज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल 12। इसका मतलब आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो अदर अथॉरिटीज हैं वो स्टेट की संज्ञा में आएंगी और उनके खिलाफ भी क्या इशू हो सकता है? मैंडेमस इशू किया जा सकता है। क्लियर है? मैंने अभी कोई बात नहीं बोली ऐसी जो कि इंडिविजुअल के बारे में बता रहा हूं। अभी तक मैंने अभी ऐसी कोई बात नहीं बोली कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट मैंडेमस इशू करा जाए, नहीं। बोलो, यानी मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे या प्राइवेट किसी सेक्टर में कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसे मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता है, भैया मैंडेटरी है क्लास लेना। ये हमारा और उस इंस्टीट्यूट का कॉन्ट्रैक्ट है और यहां पे जो राइट्स एंड लायबिलिटीज इंपोज हुई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आई। यस और नो? और मैंने आपसे क्या कहा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यदि कोई ड्यूटी अराइज कर रही है तो वहां पे मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता है और किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता है। यदि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक अथॉरिटी हैं, अदर अथॉरिटी हैं, ट्रिब्यूनल्स की अथॉरिटी हैं आप, तो आपके अगेंस्ट ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। और 361 के अंतर्गत प्रोटेक्शन दिया गया है किसको? प्रेसिडेंट को और किसको? गवर्नर्स को। तो ऐसे गवर्नर और प्रेसिडेंट को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक है? ये बार बार आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में कि क्या मैंडेमस राष्ट्रपति के खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो आंसर इज नो। और जो आपके सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल्स होते हैं, सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल्स जो अधीनस्थ कार्यालय अधिकारी होते हैं, जो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को फॉलो करके किसी ड्यूटी को करते हैं, उनके खिलाफ भी मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता है यदि ऐसा कोई सुपीरियर कमांड नहीं मिला है या सुपीरियर ऑर्डर नहीं मिला हुआ है। तो each and every lines and each and every statements what I am delivering here is a very important। सारे के सारे जो है वो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, जब आप आर्टिकल 53 पढ़ते हो तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी बेस्ट इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट शैल बी एक्सरसाइज्ड by the president self or other authority, by or other authority। तो 53 सीधे सीधे कह रहा है कि वो जो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन का उनमें वेस्ट करता है वो डायरेक्टली उसे कर सकते हैं या ऐसे कार्य को अपने अधिकारियों के थ्रू आप करवाते हो। किसके थ्रू करवाते हैं आप?
कैसे अथॉरिटी के थ्रू आप करवाएंगे? तो यहां पे ये जो अथॉरिटी काम करने के लिए आई हैं, वो किसके ऑर्डर पर काम करेंगे? प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर। तो उन्हें कार्य कराने के लिए आप मैंडेमस नहीं इशू करोगे। मैंने आपसे क्या कहा कि जो मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल्स हैं, जो कार्यालयीय अधिकारी हैं, जो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बाद क्या करते हैं? कार्य को करने के लिए बाध्य हैं। तो जब तक ऐसे सुपीरियर्स को ऑर्डर्स उन्हें नहीं मिल जाता है, उनके लिए मैंडेमस इशू नहीं किया जा सकता है कि तुम काम करो यार, बाईपास करके सुपीरियर्स को। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो अगेन। इनके कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। जनरली ये जो क्लासिफिकेशंस हैं, यानी काइंड्स, एक तरीके से कह लीजिए कि मैंडेमस के प्रकार। पहला जो है उत्प्रेषण परमादेश, सर्स्योररी मैंडेमस। उत्प्रेषण परमादेश। दूसरा जो है वो कंटिन्यूइंग मैंडेमस है, अनवरत परमादेश। एंड थर्ड वन इज एंटीसिपेटरी, अग्रिम परमादेश। ये तीन काइंड्स मैं बता रहा हूं आपको। पहला कौन सा है? सर्स्योररी। अभी सर्स्योररी क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। सर्स्योररी का मतलब सामान्य तौर पे ये समझ लीजिए, प्रोविजन और सर्स्योररी जो है वो जुडिशियल रिट्स मानी जाती है, यानी ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट ही जारी की जाती है। यानी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इनको किनके अगेंस्ट इशू करते हैं? जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द जुडिशियल रिट्स। यानी इन दोनों रिट्स को क्या कहा जाता है? अभी हम आ रहे हैं उस टॉपिक पे, अभी मैं 2 मिनट के लिए समझा लूं। तो ऐसी कोई जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जा करके, या एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन में, या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन में, या ऐसे जुरिस्डिक्शन को जो उसमें वेस्ट करता है, उन्हें वो यूटिलाइज ना करके यदि ऐसा कोई जजमेंट ऑर्डर इशू किया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे ऑर्डर्स को क्वेस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। यह है सर्स्योररी। तो सर्स्योररी मैंडेमस क्या है? सर्स्योररी मैंडेमस यानी उत्प्रेषण का रिट जारी करके क्या कर दिया जाता है? पहले उस ऑर्डर को क्वेस किया जाता है और फिर उस मामले को नए सिरे से डिसाइड करने के लिए ऑर्डर किया जाता है। ठीक है? एंड दैट इज द सर्स्योररी मैंडेमस। क्लियर हुआ? मैंने आपको क्या बताया कि यहां पे किसी कोर्ट्स को, किसी ट्रिब्यूनल्स को, किसी अथॉरिटी को, पब्लिक सर्वेंट को, पब्लिक अथॉरिटी को, यानी कोर्ट्स इंक्लूड, मैंडेमस उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो ऐसी कोई कोर्ट जो कि एक्सेस जुरिस्डिक्शन, बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन जाकर के उसने कोई ऑर्डर पास करा है, तो उस ऑर्डर को क्वेस किया जा रहा है एंड अगेन फिर ऑर्डर किया जा रहा है कि अब इसे फिर से मेरिट्स और उसके गुण के आधार पर डिसाइड करके आप फिर से उसको क्या करिए? डिसाइड करिए। तो ऑर्डर किया गया अगेन। तो पहला सर्स्योररी यानी उसे क्वेस किया गया, फिर उसे ऑर्डर किया जा रहा है कि एफ्रेस उसे क्या करे? डिसाइड करे। दिस इज द सर्स्योररी मैंडेमस। क्लियर हुआ? दूसरा कंटिन्यूइंग मैंडेमस, अनवरत है ये, यानी किसी अथॉरिटी के द्वारा, जो लॉ के द्वारा उस अथॉरिटी के ऊपर एक लीगल ड्यूटी इंपोज की गई है, उसका अनुपालन करवाते रहना। यानी ऐसा ऑर्डर किया जाना कि जो उसकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को वो डिस्चार्ज करे और कंटिन्यूअसली उसको क्या करता रहे? डिस्चार्ज करता रहे। और यहां पे कोर्ट जो है उस बात को सुपरवाइज करता रहता है। कोर्ट उसे क्या करता रहता है? सुपरवाइज करता रहता है। दैट इज द कंटिन्यूइंग मैंडेमस। ये बात आप समझ पाए? नहीं समझ पाया? मैं आपसे क्या कह रहा हूं? कंटिन्यूइंग मैंडेमस, जैसे मैं ये कह दिया कि गंगा जल जो है वो, गंगा नदी
साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, ऐसा मैंडेमस इशू कर दिया है किसी अथॉरिटी को। और ये कहता हूं कि लगातार ये क्या रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। और इस बात का सुपरविजन जो है वो लगातार बना हुआ है कोर्ट का उस पर। यानी इन्वायरमेंट के मामले में कंटिन्यूइंग मैंडेमस को क्या किया गया है, इंश्योर किया गया है। ये बात आप समझ पाए? सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा पूरे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में, एक मैंडेमस इशू किया, और इस बात का मैंडेमस इशू किया कि ऐसे जितने भी प्रिजनर्स हैं जो कि प्रिजन में हैं, जिनका टेन्योर एक्सपायर हो चुका है, उन्हें समाप्त किया जाए, और आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस बात को इंश्योर करें कि ऐसा कोई भी प्रिजनर वहां पे नहीं बचे। दैट इज अ कंटिन्यूइंग मैंडेमस। यानी एक बार तो तुरंत आप स्टेट अथॉरिटी इस बात को इंश्योर करे, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने जिले के भीतर जितने भी प्रिजन्स हैं इस बात को लगातार सुपरवाइज करते रहेंगे कि वहां पे ऐसा कोई प्रिजनर्स नहीं है जिसका टेन्योर वहां पे खत्म हो चुका है। ये क्या है आपका कंटिन्यूइंग मैंडेमस। और अगेन एंटीसिपेटरी, ये एक्सेप्शनल कंडीशन में इशू किया जा सकता है, ठीक है, जहां उसके लीगल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने का, वायलेशन होने का एप्रीहेंशन होता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांस, देयर इज एप्रीहेंशंस इन अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस कि जो पेटिशनर है, जो याची है, उसके फंडामेंटल राइट्स या लीगल राइट्स वायलेट होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पे एंटीसिपेटरी मैंडेमस इशू किया जा सकता है कि ऐसा ना किया जाए उसके साथ। तो इतनी बातें समझ में आई आपको मैंडेमस के बारे में। अच्छा, मैंडेमस पार्लियामेंट के अगेंस्ट नहीं जारी किया जा सकता है, ध्यान रखिए कि आप ऐसा कोई लॉ बनाएं या कोई ऐसा स्कीम जारी करें। आप देखिए, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि आप ऐसा लॉ बना करके मुझे 2 महीने में दीजिए आप। यानी ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर को या पार्लियामेंट को ऐसा मैंडेमस नहीं इशू किया जा सकता है कि विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ आपको क्या करना है, ये लॉ बना करके देना है। यूसीसी का मामला चल रहा है, अभी उत्तराखंड में लग गया यूसीसी शाहबानो की केस में। उसके पहले से ये डिमांड हो रही है, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रही है क्या गवर्नमेंट्स को कि पार्लियामेंट को उसके लिए लॉ लाना चाहिए। इट हैज बिकम द डेड लेटर। आर्टिकल 44 के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह डेड लेटर हो चुका है। शाहबानो का केस डिसाइड हुआ 85 में, और कहा कि 50 से लेकर के 85 तक, यानी 44 आर्टिकल 44 जो है वो संविधान के साथ पैदा हुआ, और उसी समय यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हुई। और 85 जब शाहबानो डिसाइड हो रहा है तो उस समय आपके यहां यूसीसी नहीं है। वहीं पे बता दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल 44 हैज बिकम द डेड लेटर्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने इसे बनाने का जोखिम नहीं लिया या कार्य नहीं किया इस बात का। लेकिन वहां पे भी उन्होंने मैंडेमस नहीं इशू किया कि चलो भाई 6 महीने के अंदर यूसीसी फ्रेम करके दीजिए, बिकॉज इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन। ये डिसाइड करेगा, कौन करेगा, गवर्नमेंट हमारी डिसाइड करेगी कैसा लॉ लाना है या नहीं। कोई ऐसी पॉलिसी लाने के लिए, कोई ऐसा लॉ जो स्कीम आ रही है आपके यहां, ऐसे स्कीम को लाने के लिए मैंडेमस नहीं इशू किया जा सकता है कि आपको ये स्कीम लाना ही होगा। विशाखा के केस में जो गाइडलाइंस आई थी, उन्होंने कहा कि अनलेस और अनटिल लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट, तब तक हमारा ये कानून चलेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 3 महीने में मैंडेमस इशू कर रहा हूं, 3 महीने के अंदर जो है वो एक्ट बना करके दीजिए मुझे। नेवर। बात समझ पाए आप? तो पार्लियामेंट के अगेंस्ट जो है वो मैंडेमस इशू आप नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? किसी स्कीम को, किसी पॉलिसी को लाने के लिए, पॉलिसी का मैटर है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट है, यहां पे जुडिशियल सेपरेशन आपके यहां है, हमारा जुरिस्डिक्शन है, हमारा क्षेत्राधिकार है, ठीक है। तो हम आपको इंक्रोच नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होता कि हर 8वें दिन एक रिट फाइल होती है और कहते हैं कि ये कानून होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए, और ऐसा कानून पार्लियामेंट बनाए। यही होगा कि नहीं होता? और मैंडेमस इशू होता रहता। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है आपके।
तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो स्कीम ले आना है ये गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि वो स्कीम आए या ना आए, उसके लिए आप क्या नहीं कर सकते हो। हाँ, वो स्कीम आ गई है तो हम उसे चेक करेंगे whether it is a constitutional or not, whether it is in a consonant with the constitution or not। ठीक है, ऐसा कोई लॉ आया है तब उसे चेक करेंगे, लेकिन हम लॉ बनाने के लिए अब आपको आदेशित नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो मैंने आपसे क्या क्या बताया कि जो मैंडेमस इशू होगा वो मैंडेमस कब इशू होगा आपका, मैंडेमस जो इशू होगा कब होगा, सिंपल सी बात है, दो तीन चीजें बहुत कॉन्क्रीट हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बात ही खत्म। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि मैंडेमस तब इशू होगा, ये सिंपल सी बात दिख रही है ना, क्या परम धन आदेश जिसको क्या नहीं किया जा सकता, वॉलेट नहीं किया जा सकता है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसे बिना माने, परम आदेश है, एब्सोल्यूट ऑर्डर है, नो क्लॉज नो एक्सेप्शन, मानना ही मानना है। तो परम आदेश दिया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है, हमारी, और किसको दिया जा रहा है, जो आपकी कोर्ट्स हैं, जो आपकी ट्रिब्यूनल्स हैं, और जो आपकी पब्लिक अथॉरिटी है, जो आपके पब्लिक सर्वेंट्स हैं, या सरकार के जो प्राधिकारी हैं आपके, ठीक है, या अदर अथॉरिटीज हैं आपको, उनको आदेशित किया जा रहा है किस बात के लिए कि इनके ऊपर जो विधिक कर्तव्य आरोपित किए गए हैं, लीगल ड्यूटी इंपोज की गई है बाय द स्टैट्यूट, बाय द एक्ट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और इनके द्वारा उसका क्या किया गया है, ब्रीच किया गया है। और इस ब्रीच ऑफ ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, इससे परफॉर्म करने के लिए, इसे फुलफिल करने के लिए, और जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन हुआ है, क्या हुआ है, राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या मैंडेमस इशू किया जाएगा। मैंने आपसे बताया कि यहां पे जो आप ये देख लो बेटा, लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, लीगल ड्यूटी, और ये जो लीगल ड्यूटी है वो कैसी है आपकी, बाइंडिंग, कैसी है, बाइंडिंग। और ये जो लीगल ड्यूटी इंपोज की गई है किसके द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा, किसी स्टैट्यूट के द्वारा, और किसके द्वारा, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, इन्हें किया गया है। ये ड्यूटी कैसी नहीं होनी चाहिए, ये डिस्क्रिशनरी नहीं होनी चाहिए, ये वैवेकिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिशनरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब डिस्क्रिशनरी है तो वहां पे मैंडेमस इशू नहीं होगा, लेकिन डिस्क्रिशनरी है और इसे कैसा यूज किया गया है, मैलाफाइड वे में यूज किया गया। कैसे यूज किया गया है, मैलाफाइड में, या वो बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द जुरिडिक्शन गया है, या अपने इस जुडिशियल माइंड का उसने डिस्क्रिशनरी पावर का जुडिशियल डिस्क्रिशन नहीं यूज किया है, तब उसके अगेंस्ट क्या किया जा सकेगा, मैंडेमस। फिर मैंने आपसे बताया कि यहां पे ये जो ड्यूटी इंपोज की गई है वो लीगल होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट, यानी संविदा के तौर पर यदि ये ड्यूटी पैदा हुई है, मैं आपसे बता रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो राइट्स एंड लायबिलिटीज जो क्रिएट होते हैं वो किसके अंतर्गत हो रहे हैं, आपके पर्सनल है यार। कैसे हैं आपके, राइट इन पर्सोनम, राइट इन रेम, यही तो बताया था। टॉर्ट में जो ड्यूटी इंपोज की गई है वो कैसी ड्यूटी है, ऐसी ड्यूटी लॉ के थ्रू की गई है, कॉमन लॉ के थ्रू की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू की गई है टॉर्ट में। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो क्या है, एक दूसरे के संविदात्मक संबंधों के आधार पर पैदा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, तो वहां पे भी मैंडेमस इशू नहीं होगा। और किसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, गवर्नर के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल्स के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, पार्लियामेंट के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसा नो, ये नहीं कर पाएंगे आप, ये मैं आपको बता दिया। जो किसी सुपीरियर ऑर्डर, और वहां पे भी नहीं किया जा सकेगा जहां पे उनके पास अल्टरनेटिव रेमेडी है, वहां पे भी डिनाई किया जा सकता है। मैंडेमस इशू करने से क्या किया जा सकेगा, उसे डिनाई किया जा सकेगा। इज इट क्लियर, बोलो। और फिर मैंने आपको उसके काइंड्स बताया। काइंड में मैंने आपको क्या बताया, काइंड्स में मैंने आपको सर्सियोररी मैंडेमस बताया। सर्सियोररी मैंडेमस का मतलब कि यदि कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई
ऐसा ऑर्डर जो पास किया गया है उसे क्या कर दिया जाए, क्वेस कर दिया जाए। मैं अभी आ रहा हूं सर्सियोरारी पे। जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी है या आपका जुडिशियल बॉडी है या कोई अथॉरिटी है जिसने ऐसा कोई ऑर्डर पास किया हुआ है, उसे क्या करना है, क्वेस करना है। एंड अगेन उसे क्या करना है, अफ्रेश डिसाइड करना है। इस बात का भी आदेश है। तो क्वेस करना जो है वो सर्सियोरारी है और फिर से उसे डिसाइड करना, ये क्या है आपका मैंडमस है। और दूसरा मैंने आपको बताया कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग क्या है, कंटिन्यूइंग का मतलब कि ऐसी कोई ड्यूटी जो आपको डिस्चार्ज करना है ये इन द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट होगा और कंटिन्यूअसली किया जाएगा इस बात को। तो ये क्या है, कंटिन्यूइंग मैंडमस है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बॉन्डेड लेबर के बारे में मुझे यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये सूचना मिलती है कि अभी भी यहां पे क्या है, बॉन्डेड लेबर्स चल रहे हैं। तो प्रोविजन तो आप बहुत दिन से लेकर के बैठे हुए हैं, है ना, 50 से ही आया है कि बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए आपके यहां। तो वहां पे मैंडमस इशू किया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करे और जो भी बॉन्डेड लेबर है उन्हें क्या करे, फ्री करे, एक चीज। और वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट इस बात को इंश्योर करेगा कि इस तरीके का कोई बॉन्डेड लेबर स्कीम आपके यहां नहीं चल रहा है या कोई सिस्टम आपके यहां डेवलप नहीं हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? हो गया? इट इज ऑल अबाउट द मैंडमस। ये क्या है आपका परमादेश। क्लियर हो गया बेटा? अभी कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं है कोई क्वेश्चन? चलिए, तो आज मैंडमस चारों रिट्स जो है, पांचों अलग अलग रिट्स मैं आपको वीडियो दूंगा, ज्यादा बड़ी हो जाएगी आपकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।